गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 23 है, 23rd लेक्चर है ये। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल और दबाव समूह से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो जो आप लोगों को वीकली सिलेबस दिया गया है उन्हीं के आधार पे हमारी ये क्लास रेगुलर चल रही है। तो चलिए, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राजनीतिक दलों की घटती हुई विश्वसनीयता भारत में प्रजातंत्र के लिए घातक है, समीक्षा कीजिए। ठीक है, एग्जामिन करना है आपको। तो क्या इसमें बताना है कि राजनीतिक दलों की घटती हुई विश्वसनीयता, ठीक है, और भारत में प्रजातंत्र के लिए घातक। तो इसमें आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे? आप पहले थोड़ा सा राजनीतिक दल के बारे में इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ प्रजातंत्र की बात हो रही है, तो प्रजातंत्र में राजनीतिक दल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल की घटती हुई विश्वसनीयता, भारत में जो राजनीतिक दल है उसकी विश्वसनीयता क्यों घट रही है, इस पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। और अगर ये घट रही है विश्वसनीयता, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्यों घट रही है। फिर आपको बताना है ये जो घट रही है तो ये प्रजातंत्र के लिए घातक कैसे है, इसी बात की समीक्षा करनी है आप लोगों को। ठीक है, और जब भी समीक्षा करनी होती है तो कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ले करके, अब इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, आपको अपना व्यू देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको देना होता है। और प्रेजेंट सिनारियो जो है उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है, ताज़ा उदाहरण है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपके उत्तर को और भी बेहतरीन इम्प्रेसिव बना देता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। अभी देखते हैं हम लोग कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है एक ही तरह का है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में दबाव समूहों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपको बताना है टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, कितने प्रकार हैं। एक तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये जो दबाव समूह हैं, ठीक है, इन दबाव समूहों की भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या भूमिका है। तो जाहिर सी बात है कि जो दबाव समूह होते हैं ये भी कहाँ होंगे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनसे क्या है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इसके कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। तो यहाँ पे आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या करना है, क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है। तो जब भी क्रिटिकली एक्सप्लेन होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें आपको मेरिट बताना होता है, डीमेरिट्स बताना होता है। ठीक है, और लास्ट में आपको प्रेजेंट सिनारियो में, ठीक है, आपको इसे डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि आपको इसके मेरिट्स बताने हैं, डीमेरिट्स बताने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि प्रेजेंट सिनारियो में इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या आवश्यकता है, इस बात को आपको जिक्र करना होता है। ठीक है, चलिए, और जो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में दबाव समूहों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो मैं इस थर्ड प्रश्न को डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि जो दूसरा प्रश्न है उसी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा और उसी के अंतर्गत आपको ये आंसर देना है। इसको लिखना है आपको 150 शब्दों में, बाकी जो दोनों प्रश्न हैं इसको 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों को। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की घटती हुई विश्वसनीयता, इस पे हमको चर्चा करना है। तो आप कैसे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे? तो आप इसका आंसर शुरुआत, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना होता है। देखिए, एक ये मॉडल आंसर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये दिस इज़ नॉट द आइडल आंसर। आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके माइंड में किस तरह के आइडियाज़ आते हैं, किस तरह के पॉइंट्स आप लेके चलते हैं। तो एक मॉडल आंसर दे दिया गया है, इसको आप देखिए और अपने हिसाब से और बेहतर लिखने का प्रयास करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा यहाँ बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली प्रचलित है। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, द्विदलीय शासन प्रणाली है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली प्रचलित है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तरीय स्तर पे तथा मान्यता रहित पंजीकृत राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, गागर में सागर भरना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमको थोड़ा सा ये राजनीतिक दल, एक तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब थोड़ा सा राजनीतिक दल के बारे में बता देते हैं। तो भारत के राजनीतिक दलों का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि उन पर जनता का विश्वास बहुत दिनों तक नहीं टिक सका। ठीक है, यहाँ के राजनीतिक दल एवं उसके सदस्य सदैव धन एवं पद की लालच में अपने को लीन कर लेते हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ की जो जनता है उपेक्षा महसूस करती है, क्योंकि वह चुनाव लड़ते हैं किसी दूसरे पार्टी के टिकट पर, और जब चुनाव में उनकी पार्टी जब सत्ता में नहीं आती है, ठीक है, या सत्ता में आने के बाद जब उन्हें मनचाहा पद नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने गुट के साथ जाते हैं और वो क्या करते हैं, पूरी सत्ता ही बदल देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का अगर उदाहरण आप ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि पूरी जो सत्ता है वो बदल गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई, उपचुनाव हुआ और फिर से बीजेपी की सरकार बनी। और उपचुनाव में भी आप लोगों ने क्या देखा कि फिर से जो विधायक जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, वो फिर से चुन करके विधानसभा में चले आए। और वो कौन सा नेता था ये आप सभी को पता है, ज्योतिराव सिंधिया। ठीक है, जिनकी कांग्रेस में एक अच्छी पहचान थी, लेकिन उनको वहाँ मनचाहा पद न मिलने की वजह से या संतुष्टि न होने की वजह से उन्होंने क्या किया, बीजेपी को ज्वाइन किया और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सत्ता गिराई और बीजेपी की सत्ता फिर से काबिज। इसी तरह से कर्नाटक में भी हुआ था। ठीक है, ये सब स्टोरी आपको नहीं लिखना है, बस टू द पॉइंट ही आपको बात करना है। ठीक है, इसलिए देखिए, तो इसमें क्या है, जनता इस तरह से उपेक्षा महसूस करती है, इसलिए वह राजनीति से अपने आप को अलग रखने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि मत देते समय भी बहुत उत्सुक नहीं दिखाई देती है। क्यों दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पे क्या लगता है कि भाई किसी न किसी को जीतना है या उसके हिसाब से कोई उम्मीदवार नहीं है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है? बिल्कुल नहीं है। रोज कोई न कोई नई पार्टी बनती है, टूटती है, एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में मिलते हैं, इसलिए जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। ठीक है, आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसको आपको कम करने की ज़रूरत है। भारत के राजनीतिक दलों के इतिहास का अगर अध्ययन किया जाए तो पद लोलुपता का इतिहास रहा है। ठीक है, पद के लिए यहाँ पे जो है सरकारें गिरती हैं, बनती हैं। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को लालच देकर तोड़ने का कार्य आज भारत में एक अच्छा व्यवसाय बन गया है। सबकी कीमत तय कर दी जाती है, लालच दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। जो दल सत्ता में है सत्ता बचाने के लिए, जो विपक्ष में है सत्ता में आने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। मध्य प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा में सरकार का उठापटक इसका सबसे बेस्ट और रिसेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, बाकी एग्जामिनर को पता है, आपको कहानी नहीं बतानी है। भारतीय जनता की अगर बात करें तो आज भी लोग पूर्ण साक्षर नहीं है। उनको जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, जैसे घृणित भावनाओं में बहकर राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं तथा जनता को सड़क पर आपस में लड़ाते हैं। जनता जब भावनाओं में बहकर या बड़े बड़े वादे सुनकर मत देकर जीत दिला देती है तो वही राजनीतिक पार्टियां एवं उनके सदस्य विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों से सरकार बनाने के लिए सौदा करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जनता आहत होती है। तो देखिए, आपको अलग अलग डायमेंशन लिखने हैं। तो एक डायमेंशन ये हो गया, दूसरा डायमेंशन आपका ये हो गया। डायमेंशन चेंज हो तो आप पैराग्राफ को चेंज करिए, पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अलग अलग बातें आपको अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है। जितना ज़्यादा डायमेंशन आप मेंशन करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राजनीतिक पार्टियां पूर्ण बहुमत के अभाव में जब गठबंधन एवं सौदेबाजी की सरकार बनाती हैं तो उस सरकार का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है। आजकल जो है गठबंधन का दौर चल रहा है। ठीक है, कोई भी प्योर गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है। कुछ चुनाव के पहले गठबंधन कर लिए जाते हैं तो बाद में भी गठबंधन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इनका कार्यकाल अनिश्चित रहता है, जिसके कारण उनके सदस्य कम समय में अधिक से अधिक लाभ के लिए भ्रष्टाचार, घोटाले करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता है कि सरकार कब तक रहेगी। अतः जब तक सरकार है तब तक जितना घोटाला कर सको, जितना कमा सको कमा लो। जनता असहाय बनकर यह सब देखती रहती है तथा इस व्यवस्था के प्रति एक विद्रोह की भावनाएं पनपने लगती हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए, हर
पॉइंट में ये लोकतंत्र आ रहा है। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि भारत में प्रजातंत्र के लिए घातक क्या क्या चीज़ें हैं। संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया है। ठीक है, देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जब भी लिखिए तो वहाँ पे स्वतंत्रता, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने ये दिया था। हालांकि उसने इंग्लैंड के लिए ये किया था, लेकिन उसको अपनाया कहाँ गया, अमेरिका में। इंग्लैंड उससे अलग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का, तो इस चीज़ को आपको, उसमें कुछ लोगों ने आंसर लिखा है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियाँ बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था। चलिए खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया है, लेकिन जब राजनीतिक दल जिससे विधायिका एवं कार्यपालिका का गठन होता है, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका में कौन होता है, राजनीतिक दल ही के लोग ही तो होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, जब सरकार बनाते हैं तो कार्यपालिका के मेंबर बन जाते हैं। अपना कार्य उचित ढंग से नहीं करते हैं, वे जनता के हित की जगह स्वहित करने लगते हैं, तो न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ जाती है। जुडिशियल एक्टिविज्म हम लोगों ने पहले जो जुडिशरी वाला चैप्टर था उसमें देखा था, जिससे क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर चोट लगती है। जब न्यायपालिका के ऊपर भी बोझ बढ़ जाता है और समय से जनता को न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है, तो जनता में आक्रोश पनपने लगता है, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह भी देखने को मिला है कि जब एक दल को पूर्ण या भारी बहुमत मिल जाता है, देखिए जब पूर्ण बहुमत न मिले, गठबंधन की सरकार बने, तब भी समस्या है, और जब पूर्ण बहुमत मिल जाता है, जैसे कि इस समय की सरकारों को देख लीजिए, ठीक है, केंद्र में या राज्य में, तो वो क्या हो जाता है, तो उस पार्टी के जो नेता हैं, ठीक है, उनमें बढ़ती आकांक्षा के साथ तानाशाही की प्रवृत्ति पनपने लगती है। यानी कि जनता का चारों तरफ से शोषण ही है। ठीक है, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत से अगर मजबूत सरकार बनती है तो तानाशाही, जैसे किसान बिल पे इतना विरोध हो रहा है, ठीक है, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का सरकार ने कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया है, जनता को संतुष्ट नहीं किया है। इसमें जनता के अधिकारों को सीमित या समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, जब भी जो है मजबूत सरकार बनती है, तानाशाही सरकार बनती है, और जनता जो है मूक दर्शक बनकर अगले चुनाव का इंतजार करती है, या फिर विद्रोह करने पर के विषय पर विचार करने लगती है, जिससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय राजनीतिक दल चुनाव के समय खूब लंबे लंबे चुनावी घोषणा पत्र पढ़ते हैं और जनता को एक साफ, स्वच्छ एवं विकासशील पारदर्शी सरकार का स्वप्न दिखाते हैं, लेकिन वही राजनीतिक दल जब जीत कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो जनता का सेवक अपने आप को ये जनता का सेवक न समझ करके बहुत बड़े दाता बन जाते हैं, और जनता को कुछ देते समय जनता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान जताने लगते हैं। जनता पर इनकी इच्छा बहुत बड़ी कृपा हो गई है, ठीक है, जनता पर इनकी बहुत बड़ी कृपा हो गई है, ऐसा वो जताते हैं, ऐसा एहसान जताते हैं कि हमने जनता के लिए सब कुछ कर दिया, जबकि उन्हें नहीं पता है कि जनता ने ही उनको चुनकर भेजा है और जनता के लिए काम करने के लिए भेजा है। इन सब कारणों से जनता अपने आप को आहत महसूस करने लगती है। इसको आप और छोटा कर सकते हैं इस पैसेज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एक इस प्रकार जो दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था के प्रभाव से संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। दलीय गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री एवं संसद की स्थिति कमजोर हो जाती है, ठीक है, जिससे आंतरिक एवं बाह्य दोनों नीतियां प्रभावित होने लगती हैं। जैसे देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होगी, ढेर सारे दल होंगे, ठीक है, तो किसी भी दल को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ठीक है, तब क्या होगा कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो कमज़ोर हो जाएगा, और जब इनका कमज़ोर हो जाएगा, जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, अलग पार्टियां हैं, वो सरकार पे दबाव बनाती हैं, जिससे उनकी जो आंतरिक नीति है और जो बाह्य नीति है दोनों प्रभावित होती है, ठीक है। और वो कोई तत्कालिक निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि उसे सबको तालमेल बना के चलना होता है। तो इसलिए हमारी विदेश नीति भी कमज़ोर हो जाती है। जो जिस क्षेत्र का मंत्री है वह पूरे देश की उपेक्षा करके अपने ही क्षेत्र पर ध्यान देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी थी, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री रहे थे, तो इनके कार्यकाल में पूरा ध्यान ममता बनर्जी ने बंगाल पे दिया और लालू यादव ने पूरा ध्यान बिहार पे दिया। और दूसरे
जो राज्य हैं उनकी जनता की उपेक्षा की गई, तो इससे भी जनता में उपेक्षा की भावना बढ़ती है। ठीक है, तो गठबंधन, नेक्स्ट पैरा देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, गठबंधन एवं अस्थिर सरकार में कोई भी नीति अस्थायी नहीं बन पाती है। जितनी जल्दी जल्दी सरकारें बदलती हैं उतनी ही जल्दी जल्दी नीतियां बदलती रहती हैं, क्योंकि जब कोई दूसरी सरकार बन के आती है तो पुरानी सरकार की नीतियों को पूरी तरह से बदल देती है, तो कोई अस्थायी नीति ही नहीं बन पाती है। वह भी विशेष रूप एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों की नीतियों को ग्रसित भावनाओं से बदलते हैं। इससे जनता के पैसे एवं समय दोनों की हानि होती है, इससे भी लोकतंत्र प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्या होता है, सरकारी नौकरशाही की ताकत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार में दलीय आधार पर लोग मंत्री बनते हैं, क्योंकि अगर 4 दल मिलकर सरकार बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबको सभी दलों से मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन अगर उनमें अगर योग्यता न हो, अनुभव की कमी न हो, तो फिर क्या हो जाएगा, तब तो पूरा काम नौकरशाही को ही करना पड़ेगा, और इससे क्या होगी, नौकरशाही की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। नौकरशाही का जनता से कोई लेना देना तो होता नहीं, कोई विशेष लगाव नहीं होता है, क्योंकि वो चुनाव लड़के नहीं आए हैं, उत्तरदायित्व तो उनका जनता के प्रति नहीं है, जबकि राजनीतिक दलों का होता है। तो इसलिए जो ये नौकरशाही है वो जनता की उपेक्षा करते हैं तथा मनमानी ढंग से शासन करते हैं। इस कारण से नौकरशाही के अंदर भ्रष्टाचार भी व्याप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का खतरा मंडराने लगता है। और जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक दल के लोग जो मंत्री पद बने, उनका भी उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि कुकुरमुत्तों की तरह क्षेत्रीय, वर्गीय एवं जातीय तथा संप्रदायिक हित के आधार पर बनी अनेक राजनीतिक पार्टियों के क्रियाकलाप तथा स्वहित एवं स्वार्थी भावनाओं के कारण जनता का विश्वास राजनीतिक पार्टियों से टूटता जा रहा है। ठीक है, और जनता के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ठीक है, अब लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लेकिन इसे और कड़े करने और परिष्कृत किए जाने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। हालांकि एक चीज़ मिस हो गया है, दल बदल विरोधी जो कानून है इसके बारे में मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया था, तो आप उसके लिए भी लास्ट में ही लिख दीजिए 1-2 लाइन लिख करके, ताकि ये कनेक्टिंग पैराग्राफ हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। तो एक मॉडल आंसर है, आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास करें। ठीक है, हालांकि पेड ग्रुप वालों को ये PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश न करें, आप लोग खुद से लिखें, आप खुद से लिखने की कोशिश करें। देखिए, जब भी आपको आंसर लिखना हो तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल बताता हूँ। भारत में दबाव समूहों के प्रकार कौन कौन से हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में उसकी भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिए। देखिए, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर अभी लिखना सीखना है आपको, तो सबसे पहले तो आप इसके पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिए एक पेज पे। ऐसे भारत में दबाव समूह के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आप जो इसके प्रकार हैं उसको आप एक रफ पेपर पे नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसकी भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से आपको व्याख्या करनी है। तो अब दबाव समूह की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या करने का मतलब ये हुआ कि जो दबाव समूह है उसके बेनिफिट्स भी हैं, मेरिट भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो एक तरफ आप कुछ मेरिट्स लिख लीजिए, मेरिट्स के कुछ पॉइंट्स जितना आप सोच सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है इन दबाव समूहों से, लोकतंत्र में दबाव समूह का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जो दबाव समूह है इससे हानियाँ क्या हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हिंसात्मक उपद्रव हो जाता है, ठीक है, विद्रोह हो जाता है, तो ये सब इसकी हानियाँ भी हैं। ठीक है, तो या चक्का जाम हो गया, रोड जाम हो गया, तो इससे क्या हुआ, लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती है, परेशानी होती है, एम्बुलेंस का मार्ग रुक जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन भी सुनाया था कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के विरोध में, लेकिन जो लोगों का फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उनको जाने का या उनका एक ट्रीटमेंट कराने का, क्योंकि एम्बुलेंस का मार्ग रुकता है, तो इससे क्या होता है, लोगों के दिनचर्या में, लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं। तो आप किसी के फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करिए, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट का किसी का हनन नहीं होना चाहिए। आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं।
ठीक है, इसमें अराजक तत्व आ जाते हैं और आंदोलन को असफल बना देते हैं। तो आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या करना है तो दबाव समूह के प्रकार लिख दीजिए, ठीक है, और इसकी भूमिका क्या है, ठीक है, जो नीतियाँ बनाने में, सरकार पे दबाव बनाने में, राष्ट्र के विकास में, इन सब पॉइंट्स को आप लोग लिखिए, फिर उसके कुछ डिमेरिट्स लिख लीजिए और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, देखिए 2018 में कैसे प्रश्न पूछा था, भारतीय राजनीति में दबाव समूहों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसमें क्या पूछा था, बिल्कुल प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए पूछा था। और यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे पूछा है 2020 में कि भारत में दबाव समूहों के प्रकार कौन से हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में इनकी भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिए। तो राज्य व्यवस्था में भूमिका दबाव समूहों के प्रभाव को एक ही बात है, ठीक है, बस इसमें इतना पहला वाला जो पोर्शन है वो बढ़ गया है। आपको ये प्रश्न सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और उसका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसको हम शुरू करेंगे कि एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है, ठीक है, औपचारिक संगठन है जिसके सामान्य उद्देश्य तथा सामान्य हित हों तथा अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए सार्वजनिक नीतियों एवं शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक दबाव समूह की डिफिनीशन हमने दे दी, ठीक है। अगर आपको किसी राइटर का स्टेटमेंट याद है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ यूज किया है, दबाव समूह एवं हित समूह, ठीक है, की अवधारणा आधुनिक युग में पाश्चात्य जगत की देन है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना पाश्चात्य जगत से ही हुई है, वेस्टर्न कंट्रीज से हुई है। तो दबाव समूह भी जो है वो पाश्चात्य जगत की देन है। भारत में इसका विकास काफ़ी देर से एवं धीरे हुआ। वर्तमान में दबाव समूहों का आकार एवं क्रियाशीलता इतनी अधिक बढ़ गई है कि हरमन फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कोटेशन लिखने लगते हैं, तो एग्जाम में तो आप नहीं लिख पाएंगे। बस एक या दो कोटेशन, अगर आप एक कोटेशन भी अगर एक क्वेश्चन में लिखते हैं, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, ज़बरदस्ती आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो बस एक दो कोटेशन लिख करके आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में दबाव समूहों को उनके कार्य, संरचना, हित, उद्देश्यों के आधारों पर वर्गीकृत किया गया। किस किस आधार पर, कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर, हित के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन का जो डिमांड है वो है कि भारत में दबाव समूहों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इन प्रकारों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर इनकी भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कर देंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूँ कि मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है, चूँकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर कराने हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया है। इसमें ज़्यादा वर्ड लिमिट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से आप सारे पॉइंट्स तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देने की कोशिश की गई है और आप भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम में आपको जितना याद आता है उस तरह से आप पॉइंट्स वहाँ कवर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें संरचना के आधार पर, तो एक होता है संगठित एवं असंगठित दबाव समूह, ठीक है, संरचना के आधार पर। अगर कार्य के आधार पर बात किया जाए तो नियमित एवं अनियमित दबाव समूह होता है। देखिए जो मैंने प्रेशर ग्रुप और जो पॉलिटिकल पार्टी वाला वीडियो आप लोगों को दिया था मॉर्निंग में, उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो इसलिए इस लेक्चर में मैं केवल टू द पॉइंट ही डिस्कस कर रहा हूँ। उद्देश्य के आधार पर छोटे उद्देश्य वाले हित समूह होते हैं, बड़े उद्देश्य वाले हित समूह होते हैं, सामान्य हित समूह होते हैं, पृथक हित समूह होते हैं। तो इस तरह से जो है इनके कार्य, इनकी संरचना, हित और उद्देश्यों के आधार पर दबाव समूहों को वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हितों के आधार पर अगर बात करें तो धार्मिक, भाषाई, ठीक है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, श्रम संबंधी क्षेत्रीय हित समूह या दबाव समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हम लोगों ने दबाव समूहों के प्रकार देख लिए। अभी और आगे देखते हैं। भारत में कुछ प्रमुख दबाव समूहों का वर्गीकरण उनके कार्य एवं प्रकृति के आधार पर किया गया है। देखिए भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से केवल दो समूह हैं, एक संगठित दबाव समूह और एक असंगठित दबाव समूह ही मिलते हैं। संगठित दबाव समूह कौन है, इसके अंतर्गत विशिष्ट तथा व्यावसायिक दबाव समूह आते हैं, ठीक है, विशिष्ट तथा व्यावसायिक दबाव समूह आते हैं। जबकि असंगठित दबाव समूह में धर्म, जाति, भाषा से जुड़े परंपरागत दबाव समूह आते हैं, ठीक है। असंगठित की बात करें तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पर परंपरागत दबाव समूह आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य दबाव गुट, ठीक है, भारत में मुख्य दबाव गुट
एवं अनौपचारिक संघ निम्नलिखित हैं। तो हम देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रेशर ग्रुप हैं और या अनौपचारिक संगठन कौन कौन से हैं। तो श्रमिक संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आदि। अब देखिए, सबको आप 1 to 1 सबको लर्न तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जितना लर्न हो सकता है उतना आप कुछ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करें। व्यापारिक समूह, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और भारतीय वाणिज्य मंडल आदि। तो ये क्या है, भारत में जो दबाव गुट हैं, कुछ अनौपचारिक संगठन के एग्जाम्पल दे दीजिए। अब हम बात करते हैं किसान संगठन, जैसे भारतीय किसान यूनियन आदि। इसके अलावा कर्मचारी संगठन है, ठीक है, विभिन्न विभागों में अलग अलग कर्मचारियों का संगठन होता है। सांप्रदायिक संगठन है, छात्र संगठन है, वकीलों का संगठन, डॉक्टरों का, उपभोक्ताओं तथा पर्यावरणविदों के समूह भी दबाव समूह की भूमिका में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में दबाव समूह पश्चिमी देशों की तरह सक्रिय एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले नहीं हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो भारत में जो दबाव समूह है ये कहाँ से शुरुआत हुई है, पश्चिमी देशों से, ठीक है, लेकिन उनकी तरह भारत में इतने सक्रिय नहीं हैं, ठीक है, उतने व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले नहीं हैं, फिर भी वे शासन को प्रभावित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। भारत में दबाव समूह दलीय एवं विधायी माध्यमों से अनौपचारिक रूप से दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विज्ञापन, व्यक्तिगत मुलाकात, अधिकारियों से संबंध बनाने एवं विधायिका एवं सांसदों से लॉबिंग इत्यादि साधनों का प्रयोग करते हैं। भारत में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दबाव समूह जो हैं वो धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, हड़ताल तथा नागरिक अवज्ञा आंदोलन जैसे साधनों को भी अपनाते हैं। ठीक है, कई संगठन हैं उग्रवादी गतिविधियों का भी सहारा लेते हैं, सामान्यतः जो दबाव समूह हैं एक ही विधि के प्रयोग तक सीमित नहीं रहते हैं, जिससे समाज में अराजकता की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो ये जो उग्रवादी गतिविधियां अपनाते हैं, ठीक है, या फिर आंदोलन करते हैं, अराजकता फैला देते हैं, तो इस तरह से समाज में अराजकता की स्थिति भी पैदा हो जाती है, जो कि लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दबाव समूहों में व्यावसायिक कौशल की कमी है, ठीक है, स्किल की कमी है, जिससे कभी कभी ये उग्र एवं हिंसात्मक हो जाते हैं। भाषाई, जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक हित समूह भारत जैसे विकासशील देश में सदैव शांति एवं स्थिरता हेतु खतरा बन जाते हैं। ठीक है, धार्मिक उन्माद के नाम पे यहाँ पे बहुत सारी अराजकता हो जाती है। ठीक है, दंगे हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये भारत जैसे विकासशील देश में शांति के लिए, स्थिरता के लिए खतरा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डीमेरिट्स हो गई। भारत में एक समस्या और है, भारत में निरक्षरता है, गरीबी है, अल्प विकास है जैसी समस्याओं के कारण बड़े दबाव समूह नीति निर्णयों के साथ जनमत एवं चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए दबाव समूह या जो पॉलिटिकल पार्टी है, जब चुनाव आता है तो चूंकि गरीबी है, निरक्षरता है लोगों के अंदर, तो उनको पैसे के दम पे उनको जैसे डेली मजदूरी दी जाती है उस तरह से उनको पैसे दे करके क्या किया जाता है, आंदोलनों में उन्हें बुलाया जाता है। पॉलिटिकल रैलियां जब होती हैं तो उसमें पैसे दे करके वहाँ पे भीड़ इकट्ठा की जाती है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई इस विचारधारा, इस पार्टी के समर्थन में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि लोग कहते हैं हवा बनाना, ठीक है, माहौल बनाना। तो इससे भी क्या होता है, और मीडिया हमारे यहाँ क्या है, पक्षपातपूर्ण रवैया है, ठोस संरचना का अभाव है। तो इससे क्या होता है, दबाव समूहों के लिए मनमर्जी करने का अवसर प्रदान हो जाता है, उन्हें अवसर मिल जाता है। भारत में हाल फिलहाल एनआरसी, सीएए या कृषक बिल जैसे मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में इन्हें समझा जा सकता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एनआरसी को डिटेल में, सीएए को, कृषक बिल को डिटेल में समझाने लगे, या दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको डिटेल में, आपको डिटेल में नहीं समझाना है, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल देना है। डिटेल में आप क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स कलेक्ट करना है। आपके पास, आप सोचिए, आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं और जब आपको केवल कितने शब्द चाहिए, अगर मान लीजिए 200-250 शब्दों में आपको प्रश्न लिखना है तो 50 शब्द तो इंट्रो और कंक्लूजन का निकल गया। अब 200 शब्द का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक लाइन में, अगर आप मान लीजिए कि 6-7 लिखते हैं तो आप सोचिए कितने, 12 × 8 = 96, ठीक है, तो आपका कितना हो गया,
लगभग 24-25 लाइन में आपको बातें अपनी कंप्लीट कर देनी है। अगर आप 8 शब्द एक लाइन में भी लिखते हैं तो आप सोचिए आपके पास कितना ज़्यादा, आपके पास इतना ज़्यादा जगह नहीं है कि आप ज़्यादा बातों को लिख पाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपको इन सब चीज़ों को, जब आप इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रख, देखिए मैंने आंसर लिखने का तरीका सबसे पहले बताया। आप 50 शब्द निकाल दीजिए इंट्रो कंक्लूजन के लिए, उसके बाद आप पॉइंट्स नोट करिए, ठीक है। उन सारे पॉइंट्स को आपको कम से कम शब्दों में देना है। अगर आपके पास शब्द सीमा बढ़ रही है तो आप टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, बेहतर उत्तर कौन होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन को कवर किया जाए और वर्ड लिमिट के अंदर कवर किया जाए, वही बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। तो आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर बेस्ट आंसर कैसे लिखें, तो इसी तरह से आपको बेस्ट आंसर लिखना होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो भारत में दबाव समूह अमेरिका एवं यूरोप की तरह स्वस्थ जनमत का निर्माण करने में भले ही सफल नहीं हुए हों, परंतु निरंतर प्रयास एवं विकास के मॉडल के साथ दबाव समूहों की तारतम्यता भारत में भी देखने को मिल रही है। जैसे अगर हम बात करें तो उपभोक्ताओं, ठीक है, उपभोक्ताओं के दबाव में सरकार एवं नेट कंपनियों को नेट निरपेक्षता संबंधी गाइडलाइन जारी करना पड़ा। इस तरह से आप और भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कंक्लूजन लिख देना है और हमेशा कंक्लूजन जो होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें, जैसे अब इस समय अगर लोकतंत्र चल रहा है तो आप लोकतंत्र के विरोध में कुछ भी नहीं लिखेंगे, भले ही उससे बहुत सारी आप निगेटिव पॉइंट्स भले ही हों, लेकिन आप कभी भी उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस समय क्या है, पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देशों की ही संख्या बढ़ रही है, या मोस्टली जो देश हैं वो लोकतांत्रिक हैं। इसी तरह से अगर दबाव समूह आप लिख रहे हैं तो आपको इस बातों को ध्यान में रखना है। दबाव समूह की ज़रूरत तो है ही, भले ही उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स हों, आप उसको थोड़ा सा मेंशन करेंगे, लेकिन आपका आंसर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी राइटिंग जारी रखें, डेली 3-3 क्वेश्चन आप जरूर लिखें एनी हाउ। देखिए आप लोगों को आंसर लिखने में ज़्यादा समय क्यों लगता है, क्योंकि आप लोग बुक्स खोलते हैं, 50 बुक्स खोलते हैं, फिर आप लोग उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से जब भी आप प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे और कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आप देखिए, आप लोगों को पूरा मैटर यहाँ से दे दिया जा रहा है, आप इसी में से क्या करिए, आप केवल पॉइंट्स को नोट करिए। जो भी जैसे दबाव समूह इसमें पूछा गया है, तो दबाव समूह से रिलेटेड आपको क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट्स लेने हैं, निगेटिव पॉइंट्स लेने हैं और इंट्रो और कंक्लूजन आप बना लीजिए, बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर दीजिए, आपको और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अभी आप बेस्ट आंसर लिखने के बारे में मत सोचिए, अभी आप करेक्ट आंसर लिखने के बारे में सोचिए। जैसे बच्चा जब जो है शुरू में एक एक शब्द बोलता है, फिर वो सेंटेंस बोलता है, फिर वो जो है अपनी बातों को बढ़ाता है आगे। तो अभी आप एक बच्चे की तरह, जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको पूरा मसाला यहाँ से मिल रहा है, आप उसको लिखने का प्रयास करें, ठीक है। गलत लिखे सही लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तैरना आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। पहले आप गिरेंगे, परेशान होंगे, ठीक है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू आपको लिखते रहना है, लिखते रहना है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा आप मॉडल आंसर जो है उपलब्ध करा दीजिए। तो ये मतलब बेवकूफ़ी की कोई सीमा ही नहीं है लोगों की। अगर आपको सब कुछ, आप देखिए मछली आप पकड़ना सीखना चाहते हैं, या फिर आप जो है, आपको कितने दिनों तक कोई मछली खिलाएगा भाई। आप अगर मछली पकड़ना सीख जाएंगे तो फिर आप हमेशा आप जो है मछलियाँ पकड़ते रहेंगे और खाते रहेंगे। तो इसी तरह से आपको अगर सीखना है, अगर मैं आपको मॉडल आंसर उपलब्ध करा दूंगा तो ये आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग बस केवल पॉइंट्स हमसे लीजिए कि पॉइंट्स क्या हो सकता है, और उस पॉइंट्स को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। टीचर से हमेशा बस केवल समझिए, ठीक है। किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए समझिए कि इसको जो है कैसे लिखेंगे, क्या पॉइंट्स डालेंगे, लेकिन लिखिए खुद। कभी भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आप कभी भी नहीं लिखना सीख पाएंगे, ठीक है। कभी भी नहीं लिखना सीख पाएंगे। हम लोगों के जो टीचर थे, जब हम लोग कभी मॉडल आंसर मांगते थे तो बहुत नाराज़ होते थे, ठीक है। तो इसलिए न तो कोई टीचर देता है, न कोई दे सकता है। अगर कोई दे रहा है आपको तो आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि आप अगर इस मॉडल आंसर को, हो सकता है आप इससे भी बेहतर लिख सकें, क्योंकि जब कोई मॉडल आंसर बनाता है तो फिर उसके पास उतने
हो सकता है कि कोई पॉइंट्स मिस हो जाएं, आप उसको परफेक्ट आंसर मान लेंगे और आप उससे बेहतर कभी लिखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप खुद से लिखिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख के भेज रहे हैं और उनके अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस। जो लोग एक्सक्यूज बना रहे हैं, ठीक है, तो जो एक्सक्यूज बनाते हैं वो एक्सक्यूज ही बनाते रह जाएंगे, वो लिखना कभी नहीं सीख पाएंगे। मेरी बातें कड़वी आपको ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं वो फालतू की बहस में न पढ़ के डेली वो आंसर लिख के भेज रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं कुछ लिखना है, वो फालतू की बहस करते हैं। तो इस तरह से आपका कल्याण नहीं होना है। ठीक है, आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, डेली क्वेश्चन लिखिए। हाँ, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो हाँ आप उसको भेजिए, बोलिए, मैं उसको ऑडियो फॉर्मेट में या किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर लिख के आपको दे दूँ, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा अहित होगा, आपका अहित होगा और कभी नहीं सीख पाएंगे। थैंक यू गाइज, आप लोग खुद समझदार हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप लोग इसका आंसर लिख के ज़रूर भेजिएगा।